हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127 पे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, स्किप बिल्कुल मत करिएगा। चैनल पे मेरे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जैसे आपने मेरा थंबनेल देखा, आज मैं आपको ये बताऊँगी कि काउंटर केस कब कैसे करना चाहिए। मोस्टली क्या होता है, जब पति हैं जो, अब अगर आप काउंटर केस की बात की जाए तो बोल देते हैं भाई मानहानि का केस कर देते हैं, 340 लगा देते हैं, 420 लगा देते हैं झूठ बोलने पे, चोरी का लगा देते हैं, तो ये लगा देते हैं। अब बाद में क्या होता है, जब आप काउंटर केसेस करते हैं तो कोर्ट क्या करते हैं, इसको 200 CRPC में कन्वर्ट कर देती है। उसके बाद ये ऑर्डर पास होगा, एविडेंस पे जाएगा, ऑर्डर जाएगा, और वो 2-3 साल लग जाते हैं। और जब तक क्या होती है, वाइफ केस करके 498 DB करके वो अपना इंट्री मेंटेनेंस स्टार्ट कर देती है। तो डिपेंड करता है जब हम काउंटर केसेस करते हैं ना, कि कब करना चाहिए। मतलब सिचुएशन पे पूरा डिपेंड करता है कि पत्नी या हस्बैंड या वाइफ गवर्नमेंट जॉब है या प्राइवेट जॉब है, उनका बच्चा है, या वो फैमिली के साथ रहते हैं, अलग रहते हैं। सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि कब काउंटर केस करना चाहिए और कौन सा काउंटर केस करना चाहिए। तो ये जब तक आप समझेंगे नहीं, जब भी क्या होता है फिर आप अपना केस हार जाते हो, समझ में नहीं आता। ये नहीं कि आंख बंद करके कोई भी कर लिया। तो सिचुएशन कौन सी है, क्या केस है आपका, है किस सिचुएशन पे चल रहा है, वो समझ के ही आपको करना चाहिए। तो मैं आज आपको बताऊंगी इस वीडियो में कि कौन कौन से हैं जो आपको किस डिपेंड पे करता है आपको कि आपको अपना काउंटर केस करना चाहिए और कब और कौन से करने चाहिए। तो स्किप मत करना और ध्यान से सुनिएगा जो से हैं। देखो, पहले जब होता है स्टेज, जब हमारी आती है कंप्लेन की, जब वाइफ कंप्लेन कर देती है, ठीक है, कि उठा के कंप्लेन कर दी, उसने पुलिस स्टेशन चली गई, फेस टू फेस कर दिया, तो आपको भी क्या करना है कि कंप्लेन करनी है। बट जब आप भी कंप्लेन करो वाइफ के खिलाफ तो उसमें उसका मोबाइल नंबर मत डालो। क्यों? अगर जब आप मोबाइल नंबर डालोगे तो सिंपल सी बात है, उसको कॉल जाएगी, उसको पता चल जाएगा कि भाई इसने मेरे खिलाफ भी कंप्लेन कर दिया, तो उठा के एक और केस कर देगी। तो मोबाइल नंबर नहीं डालने का मतलब होता है कि उसको कॉल नहीं जाएगी, ठीक है। या ये इसलिए कि कंप्लेंट चली गई, वाइफ को पता भी नहीं चला और उसके खिलाफ कंप्लेंट हो गई। और हो सके तो डायरेक्ट भी कॉल करके आप कंप्लेंट कर सकते हो। ये तो हो गया ये कंप्लेंट करने का, ठीक है आपका। दूसरा, इसके साथ क्या करती है वाइफ, वुमन सेल चली जाती है, ठीक है, जैसे हम महिला सेल करते हैं, वहाँ पे भी जाके कंप्लेंट कर देती है। अब आपको भी क्या करना है कि आपको वहाँ दिखाना है कि हम सेपरेट रहते हैं या मेरे पेरेंट्स साथ में नहीं रहते, या रहते भी हैं तो सबका किचन अलग है। अब जब वाइफ ने वुमन सेल में कंप्लेंट कर रही है तो आपको भी क्या करना है, आपके घर में मदर होंगी, आपकी भाभी होगी, बहन होगी, तो उनके थ्रू भी आप वुमन सेल में कंप्लेंट करा दो अपनी वाइफ के खिलाफ कि ऐसे ऐसे। मेन काउंटर केस करने का देखो मकसद क्या होता है, दबाव डालना, प्रेशर डालना वाइफ पे। वो इतना प्रेशर हो जाए, क्योंकि देखो अगर वुमन सेल में आप कंप्लेन आपके खिलाफ आ रहा है तो आप जाओगे, अगर उसके खिलाफ होगा आप करोगे तो वो भी वहाँ से दूसरे कोर्ट में आएगी, कभी उस कोर्ट में जाएगी, उस चक्कर में जाएगी, उसके खिलाफ भी वो 2 केस कर रही है, आप 4 केस करोगे। प्रेशर होगा ऑटोमेटिक, दबाव में आएगी वो, अपना जो वो चाह रही थी वो उससे झूठे केसेस भी वहाँ पर ले लेगी। और इससे आपको ये भी आइडिया होता है कि कब कैसे आपको काउंटर केसेस कब करना चाहिए। अब स्टेज हम करते हैं कि लाइक जब आप FIR की स्टेट आती है, लाइक उसने 498 का कर दिया या DV का केस कर दिया, ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, IO के पास जाके जो भी फैमिली मेम्बर के नाम है ना, आपको उनको हटवाने हैं। और कोशिश करो, और उन्हीं को जब आप नाम हटवा देते हैं, चाहे वो आपकी फैमिली मेम्बर के हो या उसकी फैमिली मेम्बर के, जिसने भी डाल रखे हैं, तो कोशिश करो उन्हीं के वो आप एविडेंस को तौर पे उनको काम आगे आ सके, ठीक है। अब एक स्टेज आता है मेंटेनेंस का, 125 CRPC, जब मेंटेनेंस का केस पत्नी डालती है। तो इसमें मोस्टली क्या करते हैं ना पति, कि भाई मेंटेनेंस ना देना पड़े, तो वो क्या करते हैं अपने पेरेंट्स की तरफ से क्या करते हैं, अपने आप को बेदखल घोषित करवा देते हैं कि हम तो बेदखल हो गए हैं, ये वो, तो हम मेंटेनेंस, अब हमारी इतनी इनकम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, तो वो चीज़ नहीं। देखो, ये चीज़ करने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके पेरेंट्स वर्किंग है या नहीं है, या आपके पेरेंट्स पूरी तरीके से आप पर डिपेंड है और आपने फिर बेदखल कर दिया, तो वो तो आप पे है। कोर्ट भी तो ये देखेगा वो तो वर्किंग है ही नहीं और वो आपने बेदखल करवा ली, किस तरह से, ये सारे क्वेश्चन मार्क आ जाएंगे आप पे, ठीक है। तो ये करने से पहले आपको चीज़ें देखनी पड़ेगी। और सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप एक काउंटर केस ये कर सकते हो इन पे कि अपने पेरेंट्स की तरफ से ही अपने पे 125 CRPC का मेंटेनेंस का केस करवा लो। तो इससे क्या होगा कि जब आपको पत्नी को मेंटेनेंस देना पड़ेगा ना, तो एक तो आप अपनी लायबिलिटी दिखाओगे कि मेरे पेरेंट्स मुझ पर डिपेंड है, और भी खर्चे हैं, या हाउस लोन है, या रेंट जाता है, या आपके अपने खर्चे हैं, और पेरेंट्स ने मुझ पे भी मेंटेनेंस का केस कर दिया है, तो मुझे भी उनको देना पड़ता है। तो इससे क्या होगा, जब अपनी वाइफ का मेंटेनेंस आपको बनेगा ना, तो उसमें से कम हो जाएगा। अब बहुत चीज़ें ये भी आती है कि जैसे कि आपके ब्रदर होंगे और भी होंगे फैमिली में, तो भाई
वो हैं तो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो आपके फादर या जो भी मदर आपके बोल देंगे कि उनका भी मेंटेनेंस, वो बाकी बच्चे भी मुझे खर्चा वर्चा देते हैं, ठीक है, सब हमें रहने का खर्चा मंथली हमारा देते हैं, तो ये क्यों नहीं देगा, ये भी तो बेटा है ना। तो इसलिए हमने उस पर केस कर रखा है भाई कि हमें भी खर्चा चाहिए तेरी तरफ से, जब मेरे बाकी बच्चे देते हैं तो ये भी देगा। तो उस हिसाब से आगे बनवाओगे और ये एक काउंटर केस बस काम आता है। तो ये करके देखिए, ये भी आपको यूज़ आएगा मेंटेनेंस कम करने में, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा डोमेस्टिक वायलेंस का। डोमेस्टिक वायलेंस में क्या होता है कि मोस्टली जब पत्नी केस करती है तो फैमिली को, पेरेंट्स को या रिश्तेदारों को सबको ऐड कर लेती है जो इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है, कि भाई ऐसे ऐसे हैं। पेरेंट्स को भी जिन्होंने कुछ किया ही नहीं है, या वो रिश्तेदार जो किया ही नहीं, वो दूर दूर तक इन्वॉल्व ही नहीं है, वो रहते भी नहीं है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, जब वाइफ ने कर रखा है ना, तो आप अपनी मदर की तरफ से भी, भाभी है आपकी या आपकी सिस्टर है, ठीक है, उनकी तरफ से भी वाइफ पे डीवी का केस करवा दो। और मोस्टली जब घर होता है, वो इस सिचुएशन में क्या करेगी, डीवी का केस इसलिए भी करती है कि घर पे रुकने के लिए, कि घर में मुझे रेजिडेंस राइट मिल जाए। तो जब घर होता है मोस्टली मदर के नाम से होता है, तो उसमें हो सके तो उस पर स्टे ले लो आप, ताकि वाइफ घर में घुस ना सके, कि कैसे रोका जा सकते हैं। या मोस्टली भी होता है कि नहीं, अगर राइट्स मिल भी जाता है रहने का, तो एक पोर्शन होता है कि वो उस स्टेज पे पोर्शन कर लिया जाए कि ये इस पोर्शन पे नहीं आ सकेगी, तो उस पर भी स्टे आप ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारा डाउरी प्रोविज़न एक्ट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग नहीं करते, बल्कि आपको करना चाहिए। जैसे मैंने अभी कल परसों भी एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने भी आपको एक डिस्क्राइब किया था ये, कि मोस्टली क्या पत्नी या उसके घर वाले, भाई या फादर, ये बोलते हैं हमेशा कि हमने इतना दहेज दिया, हमने शादी में इतना खर्चा किया, हमने ये दान दहेज दिया, सब कुछ दिया। तो वो खुद ये एक्सेप्ट करते हैं सारी चीज़ें हैं, तो उन पर डाउरी प्रोविज़न का एक्ट लगाओ, क्योंकि दहेज देना लेना दोनों अपराध है। अब आप ये मत घबराना कि भाई हमने दहेज लिया है, उन्होंने दहेज दिया है, वो बोल रहे हैं मुँह से। आपने दहेज लिया है, वो आप बोल नहीं रहे कि लाओ मुझे दहेज दे दो ऐसे करके, आपने ये चीज़ें नहीं बोली है। उन्होंने दिया है, आपने लिया है, बल्कि वो बोल रहे हैं, हर जगह केस कर रहे हैं, कुछ कर रहे कि हमने शादी में इतना खर्चा किया है, हमने तो इतना दहेज दिया, हमने घर के ये सामान दिए हैं। तो वो चीज़ है, तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाए। उससे क्या होगा, एक तो पत्नी पे भी, उसके घर वाले, भाई होंगे, फादर होंगे, कोई भी होंगे, तो उन सब पे केस लगेगा। और कुछ केसों में ये होता है ना, वो बोलते हैं कि हमने इतना कैश दिया है या इतनी नगद हमारे पास था, हमने इतना दिया उन लोगों को। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कंप्लेन कर दो कि भाई 5 लाख से ज़्यादा जब खर्च कर रहे हैं इस चीज़ें, तो इनके पास कहाँ से पैसा आया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कंप्लेन करो, हो सके तो कोर्ट में भी जाके केस कर दो, तो लगेगा ही लगेगा। पूरी तरीके से पत्नी पे है जो दबाव, ये प्रेशर आएगा ही आएगा इस काउंटर केस का। और दूसरा एक 340 CRPC होता है कि अगर उसने कोई डॉक्यूमेंट्स गलत दे दिए हैं, अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, गलत चीज़ें हैं, आपको पकड़ा जाता है। जैसे उसने बोला कि मैं जॉब नहीं करती हूँ, बट वो जॉब करती है, या उसकी सैलरी स्लिप उसने छुपा रखी है, सैलरी उसकी ज़्यादा है, उसने झूठ सैलरी दे रखी कि मेरी सैलरी इतनी है, आपको पता चल जाता है। वो कह रही मैंने कहीं जॉब करती ही नहीं है, ठीक है, या मैं पढ़ी लिखी ही नहीं हूँ। सारे अगर डॉक्यूमेंट्स है, आपके पास एविडेंस है, आप इकट्ठा करो, उस पर 340 का CRPC का केस डाल दो, ठीक है। एक आता है कि स्टेज ऑफ डिवोर्स, कि जब डिवोर्स का आता है तो किस बेस पे हम डिवोर्स लें। देखो बहुत चीज़ें होती है, हस्बैंड या वाइफ जो भी हो तो झूठ बोल कर शादी करते हैं, या कोई बीमारी हो उनको, बहुत ऐसी बड़ी बीमारी, गंभीर बीमारी हो जो शादी के बाद ही आपको पता चलता है। सेकंड कि पहले से शादीशुदा हो, उसने डिवोर्स ले ली पहली शादी से, फिर दूसरी शादी आपने कर ली और आपको पता नहीं है, बाद में आपको पता चलता है ये सारी चीज़ें। तो इसमें क्या होता है, लोग नॉर्मली सेक्शन 13 पे केस करते हैं डिवोर्स, बट आपको सेक्शन 12 में करना है, HMA में, फिर हिंदू मैरिज एक्ट में। इससे क्या होगा कि आपको पता चलता है बहुत बड़ी बीमारी है, बट ये साबित करने के लिए इसमें डिवोर्स तो आपको आसानी से मिल जाएगा, बट एविडेंस आपके पास मजबूत होनी चाहिए। आपको पता चलता है कि आपकी वाइफ के साथ कोई गंभीर बीमारी थी, आपको बाद में पता चला कि डॉक्टर के पास गए, ये सारी चीज़ें, अब एविडेंस कहाँ से लाए, ये मेडिकल वो रिपोर्ट नहीं दे रही, अगर दे रही है आपने ले लिया, आपने किसी भी तरीके हासिल कर लिया वो उसकी बीमारी का मेडिकल प्रूफ, तो दैट्स वेल एंड गुड। नहीं तो हो सके तो रिकॉर्डिंग बात स्टार्ट करो, निकलवाने की, बात करने की, फ़ोन रिकॉर्डिंग में रख लो, बात करो कि भाई तुझे ऐसे ऐसे बीमारी थी, तूने छुपाया नहीं। वो एक्सेप्ट कर लेगी, हाँ मुझे थी, मैंने इसलिए नहीं छुपाया, इसलिए छुपाया, ये मेरे फैमिली वालों की शादी टूट जाएगी, इस तरीके से। और या पहले शादीशुदा है, सेम इसी से जैसे करो कि तू पहले से डिवोर्सी थी, शादी कर रखी थी, छुपाया नहीं, तो वही कि ऐसे ऐसे शादी नहीं चली, दूसरी शादी कर ली, इसलिए छुपाया गया कि मेरे पेरेंट्स कह रहे थे कि शादी टूट जाएगी, दोबारा शादी नहीं होगी तेरी। तो ये बात है, रिकॉर्ड करके आप कोर्ट में प्रूव कर दो, और सेक्शन 12 में ही आपको करना है, तो इससे डिवोर्स भी आपका आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। और एक होता है 420 का काउंटर केस, जब झूठ बोलने पे होता है, झूठ बोलने पे उसने कोई भी आपके केस कर दिया, वो चीज़ें इस पर भी यूज़ करो आप। देखो हाउ टू चूज़ काउंटर केस, मतलब आपको चूज़ करना पड़ता है, सबसे बड़ी बात कि आप कैसे
कौन सी सिचुएशन में आपको काउंटर केस करना है, ठीक है। तो वो आपका केस क्या चल रहा है, इस किस मोड पर है, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या डिपेंड करती है, वो आपको डिसाइड करना है, ठीक है। एक आप इसके अलावा 500 जो IPC का होता है मानहानि का केस, ठीक है, वो कर सकते हैं। पत्नी ने आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, इज्जत की पूरी तरीके से धज्जियाँ उड़ा रखी है, आपके फ्रेंड सर्कल में, रिश्तेदारों में आपके साथ बुरा व्यवहार कर रही है, बोल रही है, कॉल कर रही है, मैसेज कर रही है। कुछ तो ऐसे होते हैं, न्यूज़पेपर में भी ऐसे ऐसे मतलब छपवा देते हैं, प्रिंट करवा देते हैं, बहुत चीज़ें। तो आप मानहानि का केस करके उसके केस पे जुर्माना लगाओ, पैसे वसूल करने, सज़ा दिलवानी है तो वो करो, बट एविडेंस आपके पास मजबूत होने चाहिए जब भी आप ये करें, ठीक है। और एक होता है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंस, आपको सबको पता होगा, स्टेज जो अब आती है अडल्ट्री की। अडल्ट्री में वही है कि अगर आप इसमें आप क्रिमिनल की जगह सिविल सूट करते हैं ना, तो इसमें आपकी वाइफ और उसके अगर बॉयफ्रेंड है तो दोनों को ही नोटिस ऑन द स्पॉट जाएगा, मतलब ज़्यादा डिले नहीं होता, जल्दी चला जाता है और उन पर एक्शन लिया जाएगा। तो सिविल सूट पे हमको हमेशा करना चाहिए। आपको पता चलता है वाइफ अडल्ट्री में है, उसका रिश्ता और किसी के साथ चल रहा है, प्रूव है, एविडेंस है, सब कुछ है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग आप एविडेंस आपको बनाने हैं, दिखाने हैं, ये नहीं कि चैट वैट दिखाओ, नॉर्मली फ़ोटो हो सके, वीडियो हो सके, आपके पास ऐसी चीज़ें हो, तो इस बेस पे आपको डिवोर्स भी मिल जाएगा, मेंटेनेंस देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको इस केस में, ठीक है। फॉल्स अगर उसने कुछ बोला है, फॉल्स बातें करी है, झूठी कंप्लेंट करनी है, तो उसके खिलाफ भी आप वैसे झूठी कंप्लेंट कर सकते हैं। तो ये सारे जो चीज़ें मैंने बताए हैं आपको कि काउंटर केसेस कब कैसे करना चाहिए, और डिपेंड ऑन योर सिचुएशन कि क्या है सिचुएशन और आपका केस पे क्या डिपेंड करता है। तो उस सिचुएशन के हिसाब से आप देख लीजिएगा क्या आप कर सकते हैं। और ये इसलिए किया जाता है, हमेशा मैं आपको फिर से बता रही हूँ एक बार, पत्नी पे दबाव बनाने के लिए। वो आप पे दबाव बनाती है झूठे केसेस करके, झूठे सारे केसेस करके, कि प्रेशराइज आप हो जाओ, आप दबाव में आ जाओ, आप तलाक के लिए रेडी हो जाओ, जो वो चाहती है। ऐसे तो डायरेक्टली बोलेगी नहीं, आप हो जाते हो, बट आपको दबाव करना है उस पर, आपको बनाना। वो एक करती है, आप उस पर 4 केसेस करो। तो दबाव अपने आप पे नहीं लेना, पत्नी पे आपको दबाव बनाना है, उसके घर वालों पे दबाव बनाना है, जब भी आप केस अपने जीत पाओगे। तो आई होप गाइस ये वीडियो आपको, इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।